हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या जिसको आप मोस्ले का पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पूरे इस वीडियो में आज पीरियोडिक टेबल को पूरा शुरू से लेकर अंत तक कवर करेंगे। किसी भी तत्व के बारे में, किसका आकार कब बढ़ता है, किस प्रकार सजाया गया है, किस बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या बढ़ेगा, ऊपर से नीचे वर्ग में आने पर क्या घटेगा बढ़ेगा, ये सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने जो ये देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, मोस्ले का हमारा पीरियोडिक टेबल है। मोस्ले का बनाया पीरियोडिक टेबल है, या इसको आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें इसमें जितने भी तत्व हैं ये एक कुछ न कुछ निश्चित गुण के आधार पर सजाए गए हैं। मोस्ले इन सभी तत्वों को एक निश्चित गुण के आधार पर सजाया है। तो किस प्रकार वर्गों में उनका किस प्रकार सजावट है, आवर्तों में किस प्रकार सजावट है, ये पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे हमारा जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें टोटल इस प्रकार जो लाइनें हैं, इस तरह से जितने भी लाइनें हैं, ये वाला जो लाइनें हैं, ये उदग्र लाइनें जो है, इसे वर्ग कहा जाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये उदग्र लाइनों में जो सजाए गए तत्व हैं, इसे क्या वर्ग कहा जाता है। इन सभी को वर्ग कहा जाता है। इन सभी को वर्ग या कॉलम कहा जाता है या स्तंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। ये देखिए, यहाँ से ये पहला वर्ग, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से करके कुल 18 वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। कुल 18 वर्गों में तत्वों को एक निश्चित क्रम में सजाया गया है, और इसी प्रकार इसमें जो इस तरह के तत्व हैं, इस तरह से जो आपको दिख रहे हैं, क्षैतिज कतारों में जो तत्व दिख रहे हैं, इस प्रकार इन सब को आवर्त कहा जाता है। इस तरह से क्षैतिज कतारों में सजाए हुए तत्वों को आवर्त कहा जाता है। इस तरह से कुल कितने आवर्त हो जाएंगे? 7। ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो इस तरह से कुल 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। और इस तरह से जो क्षैतिज कतारें हैं, उदग्र लाइनें हैं, इन सबको वर्ग कहते हैं। और कुल कितने वर्ग हो जाते हैं? 18। यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5 करके टोटल 18 वर्ग है। ठीक है, नीचे 2 अलग कतारें, क्षैतिज कतारें बनाई गई है, जिसे हम लोग आवर्त में नहीं रखेंगे। लेकिन ये जो 2 अलग कतारें हैं, इसमें एक को लैंथेनाइड्स, ये लैंथेनाइड्स, और एक को एक्टिनाइड कहते हैं। इस कतार में जितने तत्व रखे गए हैं, इन सभी तत्वों को लैंथेनाइड तत्व, और इस कतार में जितने भी तत्व रखे गए हैं, इसे एक्टिनाइड्स तत्व कहते हैं। ये आधुनिक सारणी में ये 2 जो कतारें हैं, इन्हें बाद में जोड़ा गया। दरअसल नाम क्या है इनका? शुरुआत में इस श्रृंखला के सबसे शुरुआती तत्व को देखेंगे तो पहला ही तत्व है लैंथेनाइड्स, La जिसे सूचित किया गया। पहले ही तत्व का नाम है लैंथेनाइड्स, इसलिए इस पूरे कतार का नाम क्या दे दिया गया? लैंथेनाइड नाम दे दिया गया। इस वाले कतार को देखेंगे तो इस कतार में जो पहला ही तत्व है वो है एक्टिनाइड्स, इसलिए इस पूरे कतार का नाम क्या दे दिया गया? एक्टिनाइड दे दिया गया। तो ये 2 अलग कतारें हैं जो आवर्त सारणी में डाली गई है, आधुनिक आवर्त सारणी में डाली गई है, जिसमें एक को लैंथेनाइड और एक को एक्टिनाइड्स कहते हैं। कुल अगर वर्ग कहें तो कुल वर्ग कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? कुल वर्ग इस तरह से कितने हैं? वर्ग मतलब क्या? उदग्र लाइनें। तो उदग्र लाइनें कुल कितनी है? इस तरह से 18 वर्ग है। यह पहला वर्ग है, यह दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, इस तरह से कुल 18 वर्ग है, जिसमें से 18वें वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है या निष्क्रिय गैस। इस 18वें वाले वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं, ये सब निष्क्रिय तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व निष्क्रिय तत्व हैं। यानी किसी भी धातु से, अधातु से, मतलब किसी भी तत्व से ये जो 18वें वर्ग का तत्व है अभिक्रिया करता ही नहीं है। कभी आप नहीं देखेंगे कि कोई ऐसा यौगिक बना हो जिसमें हीलियम हो, जिसमें नियॉन हो, जिसमें आर्गन हो या क्रिप्टॉन हो या जेनॉन हो। ये सब कभी अभिक्रिया किसी से नहीं करेगा, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है या निष्क्रिय गैस कहा जाता है।
नोबेल गैस के नाम से भी इसको जानते हैं, उत्कृष्ट गैस भी इसको कहते हैं। तो ये 18वां वर्ग में किसे रखा गया है? निष्क्रिय तत्वों को रखा गया है। कभी अभिक्रिया ये करेगा ही नहीं किसी से, इसलिए इसके निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, तो 18वां वर्ग है हमारा निष्क्रिय गैस वाला। टोटल 18 वर्ग हैं, और टोटल इस तरह से देखिएगा तो टोटल 7 आवर्त हैं। तो आपसे अगर कहा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तो कुल 18 है, वर्गों की संख्या इस तरह से जो है वो कुल कितना है, सॉरी आवर्तों की संख्या कुल ये वाला जो है 7 है, और इस तरह के जो वर्गों की संख्या वो कुल कितना है, 18 है। इसमें कोई समस्या नहीं होगा, इतना आप सब समझ रहे होंगे अच्छा से। नेक्स्ट अगर इसकी ब्लॉक की बात करें तो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी को, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया। पूरे ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे 4 ब्लॉकों में विभक्त कर दिया गया। 4 ब्लॉक क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें से ध्यान देंगे ये जो आपका ये पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, यानी कि ये दोनों, ये पहला वर्ग, ये वाला पहला वर्ग है और ये वाला दूसरा वर्ग है। तो प्रथम और दूसरा ये दोनों वर्गों को क्या कहा गया, इन दोनों ही वर्गों को एस ब्लॉक कहा गया। ये दोनों ही वर्ग को एस ब्लॉक में रखा गया है। कौन कौन सा वर्ग, ये भी पूछता है कई बार क्वेश्चन कि पी ब्लॉक में कौन कौन वर्गों को शामिल किया गया है, डी ब्लॉक में कौन कौन वर्ग आते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छा से मेरे बातों पर ध्यान देते हैं तब आप पीरियोडिक टेबल अपने एक तरह से कमांड में कर पाएंगे, अपने मुट्ठी में कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है पीरियोडिक टेबल, इसके हर एक तत्वों को समझना है, हर एक मतलब को समझना है, इसके लिए आपको पूरा तरह से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये 2 वर्ग, वर्ग 1 और वर्ग 2, इन दोनों को किस ब्लॉक में रखा गया है, एस ब्लॉक। ये दोनों वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं वो किस वर्ग के तत्व कहलाएंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब इधर देखिए, यहां से वर्ग 13, ये वाला वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो हैं इन सब को क्या कहा जाता है, इधर वाले वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक, और इधर वर्ग 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग आते हैं, कितने वर्ग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सभी वर्गों को क्या, ये एस ब्लॉक और इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। इन सभी वर्गों को मिलाकर एक ब्लॉक तैयार किया गया जिसे पी ब्लॉक कहा जाता है। अब बीच वाला जो पार्ट बच गया ना, कहां से लेकर, ये वर्ग 3 से, वर्ग 1 और 2 तो इधर क्या चीज में आ गया था, एस ब्लॉक में, तो वर्ग 3 से लेके 12 तक बीच में जितना भी प्लॉट, ये वाले वर्ग जो बच गया, जो हिस्सा जो बच गया है, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक, इन सभी को कहा जाता है क्या, डी ब्लॉक। इन सभी को डी ब्लॉक कहा जाता है, बीच वाले हिस्से को, ये सब डी ब्लॉक में आते हैं। अब आपको क्या करना है, आप इसको रट नहीं सकते ऐसे कि वर्ग 1 किस में है, वर्ग 2 किस में है, मन में पीरियोडिक टेबल को बसा लेना है और ऐसे याद रखना है कि इधर साइड वाले जो 2 वर्ग हैं, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2, ये आता है एस ब्लॉक में। इधर से जो साइड वाला हिस्सा है वर्ग, यहाँ से वर्ग ये 13 से लेके वर्ग 18 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सभी वर्ग आते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। और बीच वाला जो ये खंड बच गया, वर्ग का मतलब खंड आप मान सकते हैं, ये बीच वाला जो 13 से लेके 3 से लेके 12 तक जो खंड बच गया, ये आता है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और इस ब्लॉक को संक्रमण ब्लॉक कहा जाता है। अब नीचे के 2 जो लाइन बचे, ये जो 2 कतार बचे नीचे वाले, जिसका क्या नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था लैंथेनाइड, और दूसरा वाला जो कतार था उसका नाम दिया गया था एक्टिनाइड्स। इसका प्रथम तत्व है जो लैंथेनाइड है, इसलिए इस पूरे आवर्त का नाम दे दिया गया लैंथेनाइड। और दूसरा जो पूरा श्रृंखला है, इस पूरे श्रृंखला का प्रथम तत्व है जो क्या है, एक्टिनाइड्स है, इसलिए इस पूरे श्रृंखला का नाम दे दिया गया एक्टिनाइड। ठीक है, तो इन 2 तत्वों के जो आवर्त बनते हैं, इन 2 तत्वों का जो पूरा श्रेणी बनता है, इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। बस यही 4 ब्लॉक है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इधर वाले जो 2 वर्ग होंगे, वर्ग 1 और 2, किसमें, एस ब्लॉक में आएगा। इस साइड से जो वर्ग होंगे, वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक,
वो पी ब्लॉक में आएंगे। एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक अपवाद है, ये वाला तत्व, ये जो हीलियम है वो तो वर्ग 18 में आ रहा है ना, ये वर्ग 18 में आ रहा है, लेकिन ये पी ब्लॉक का नहीं एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। ये इसके संयोजकता के आधार पर पता चलता है, तो ये अपवाद में है। बाकी ऐसे वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के जितने भी तत्व हैं ये सब किस में आएंगे, पी ब्लॉक में आएंगे। बीच वाला जो खंड हो जाता है वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक, ये सब किस में आएंगे, ये सब डी ब्लॉक में आएंगे। और नीचे वाले जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो श्रृंखला है, ये दोनों श्रृंखला किस में आएगा, एफ ब्लॉक में आएगा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल इस तरह से सजाया गया कि 4 ब्लॉक कुल बने। अब इन चारों ब्लॉकों में कई तत्व धातु हैं, कुछ तत्व अधातु हैं, कुछ तत्व उपधातु हैं, तो सभी को मिलाकर सजाया गया और बनाया गया ये पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें कुछ धातु भी होंगे, कुछ अधातु होंगे, कुछ उपधातु भी होंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि आपको ये एक यहाँ पर सीढ़ी नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए बन रहा है एक सीढ़ी। ये जो सीढ़ी नुमा आकृति है ना, यहाँ जो कुल इस तरह के तत्व है ये वाले, ये होते हैं मेटेलॉइड्स, ये उपधातु हैं। यहाँ पे जो तत्व आप देखें ये क्या है, उपधातु हैं। और इसके इधर, इसके इस साइड में ये जितने भी तत्व आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब धातु है। उस सीढ़ी के ये साइड में जितने भी तत्व है पीरियोडिक टेबल में ये सब धातु है। और इस सीढ़ी के उस तरफ दाहिने तरफ जितने भी तत्व ये सब देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब अधातु है। ठीक है, इस सीढ़ी नुमा जो आकृति है उसमें जो तत्व हैं, यानी इसमें ये जो तत्व दिख रहे हैं आपको, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, उपधातु हैं। और इसके इस साइड जो आपको जो तत्व दिख रहे हैं ये सब क्या है, धातु है। और इस सीढ़ी नुमा आकृति के उस तरफ जो तत्व दिख रहे हैं वो सब क्या है, अधातु है। ठीक है, देखकर क्या लगा आपको, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उसमें से सबसे ज्यादा संख्या किसका है, धातु का सबसे ज्यादा। देखिए कितना सारा धातु है। उसके बाद अधातु, अधातु मात्र इतना है। और सबसे कम संख्या किसका है, उपधातु का, मात्र 2, 2, 4, 2, 6 और 7 धातु उपधातु है हमारे पीरियोडिक टेबल में, अभी तक जितने तत्वों का खोज हुआ है उसमें। तो इसके बाद अगर इन तत्वों को इस तरह से सजाया गया है तो कुछ ना कुछ विशेष रूप से इसमें महत्व रहा होगा इनके वर्गों का और आवर्तों का। मेन अब जो पीरियोडिक टेबल का जो मेन ये आता है, समझने वाला चीज आता है, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका। वो सब तो आप ब्लॉक पढ़ लिए, आवर्त कितने हैं तो 7 हैं, वर्ग कितने हैं तो 18 हैं। इसमें बारी बारी से अगर कहा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं बताएं और आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की विशेषताएं बताएं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसका आवर्तों का विशेषता लिखें या आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों का विशेषता लिखें। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि किसी आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आधुनिक आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। तो अब मेनली आपको क्या समझना है अब, ठीक है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को इतना पर भी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इसके वर्गों की विशेषताओं की। इधर हम लोग लिख लेते हैं वर्गों की विशेषताएं। वर्गों की विशेषताएं या विशेषता, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या क्या चीजों पर पूछा जाएगा आपसे। हम कुछ टॉपिक लेते हैं जिसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे, हर एक बात पर आपको यहां ध्यान देना है, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा भाई।
यहाँ अगर पीरियोडिक टेबल को आप गौर से देख के नहीं समझते हैं, अगर समझ लिए तो ये बच्चा का खेल है, कभी आप भूलेंगे नहीं। ऐसे ही बैठे बैठे मन में इमेजिन करेंगे, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बता दीजिएगा कि किधर जाने पर क्या होगा। और अगर रटने गए तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल से समझना है, पीरियोडिक टेबल को रटना नहीं है। इसमें हम कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं क्या, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। दूसरा मेरा पॉइंट होगा परमाणु त्रिज्या, ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं धात्विक गुण, धात्विक गुण। चौथा पॉइंट इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और नेक्स्ट पॉइंट होगा आयनन विभव, आयनन विभव। कितना पॉइंट हो गया मेरा, 1 2 3 4 5। इन सभी पॉइंट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला है, पहले विशेषता किसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं, वर्गों की विशेषता। सिर्फ ध्यान देना है किस पे, इसके वर्गों पर। तो वर्गों में अगर ध्यान देंगे तो कक्षाओं की संख्या, कोई एक वर्ग को देख लेते हैं, जैसे ये इसका क्या है, ये वर्ग है, या फिर ये भी एक वर्ग है। तो वर्गों में अगर ऊपर से नीचे आते हैं, अगर वर्गों में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर, तो सबसे पहला पॉइंट है कक्षाओं की संख्या। इसी वर्ग में देखिए, यहां से अगर नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रोजन है सबसे पहला, इस वर्ग का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना कक्षा होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना, 1। देखिए ये परमाणु संख्या इसका बताया हुआ है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो इसके एक तत्व जो है पहले ही परमाणु में पहले ही कक्षा में रह जाएंगे, यानी हाइड्रोजन में सेलों की संख्या कितना हो गया, 1। उस तरह से दूसरा देखेंगे तो लिथियम, लिथियम में लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। सॉरी, इस तरह से लिथियम यहाँ पे आया, तो इसका परमाणु संख्या अगर 3 है तो पहला वाला में कितना जाएगा, 2 जाएगा। पहला में 2 परमाणु जाएगा, परमाणु संख्या इसका 1 था तो 1 हो गया, इसमें 3 है तो पहला में 2 गया, दूसरा में कितना जाएगा, 1 जाएगा, इसका भी हो गया। अगर नेक्स्ट है तीसरा वाला में हमारा सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका 11 होता है, तो पहला वाला में 2 जाएगा, दूसरा वाला में कितना जाना होता है, 8 जाना होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8 बना दिए। अभी भी 10 हुआ है, 1 तो और जाना है, तो 1 किस में गया, तीसरा में गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, तो ये पहला में कितना जाएगा, 2 जाएगा, फिर कितना जाएगा, 8 जाएगा, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 2 10 हो गया, फिर 8 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी कितना हुआ है, 10 8 18, अभी भी 1 बच रहा है, परमाणु संख्या इसका 19 था ना, तो अगला में जाएगा 1। अब यहां तक आपको क्या पता चल रहा है कि पहला तत्व जो था उसमें कक्षाओं की संख्या 1, दूसरा में कक्षाओं की संख्या 2, तीसरा में 1 2 3 कक्षा, चौथा में 1 2 3 4 कक्षा। यानी कि यहाँ पर जितने वर्ग में जितने आवर्त वाला वर्ग होगा, उस तरह से अगर ऊपर से नीचे आप आते जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि उसके कक्षाओं की संख्या क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें 1 कक्षा था, अगला वाला में 2 कक्षा, नेक्स्ट नीचे और नीचे आए तो 3 कक्षा, और नीचे आए तो 4 कक्षा, और आएंगे तो 5 6 7। इस तरह से कक्षाओं की संख्या क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी वर्ग में नीचे आएंगे, ये वर्ग या ये वर्ग या ये वर्ग, इस तरह से किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षाओं की संख्या लगातार इसी तरह से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर कहा जाए वर्गों की विशेषताएं में आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या क्या होती है, तो बढ़ती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। पहला दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परमाणु त्रिज्या पहले कहते हैं किसको, समझिए, नाभिक। परमाणु के बीच में होता है नाभिक।
जैसे ये परमाणु है ना, ये परमाणु हम लोग बनाए तो इसके कक्षाओं के बिल्कुल मध्य में होता है कौन, नाभिक। नाभिक से सबसे बाह्यतम जैसे इसमें तो एक के वो कक्ष है तो यही हो गया, ये नाभिक है तो नाभिक से सबसे बाह्यतम कक्षा, तो बाह्यतम कक्षा इसका दूसरा कक्षा है, इसमें बाह्यतम कक्षा तीसरा कक्षा है, इसका बाह्यतम कक्षा चौथा कक्षा है। तो नाभिक से सबसे बाह्यतम कक्षाओं के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिए जैसे जैसे किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसका परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। पहला का परमाणु त्रिज्या एक कक्षा वाला होगा, फिर 2 कक्षा बना, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका आकार लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले 1 वाला था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो इसका परमाणु त्रिज्या लगातार क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चाहे आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इस तरह से उसका परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर, बढ़ती है। यानी आप इस तरह से लिखेंगे, बाएं ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट तीसरा है धात्विक गुण। धात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरह से किसी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने से क्या हो रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है। पता है अच्छा धातु कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का अच्छे से त्याग कर दे, वो उतना ही बेहतर धातु है जो इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग कर दे और त्याग करके धन आयन बन जाए, वो एक बेहतर धातु है। और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को उल्टा और ग्रहण करता है वो क्या होता है, अधातु होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग जो बेहतर करेगा वो अच्छा धातु होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच का दूरी बढ़ता जा रहा है, तो दूरी बढ़ रहा है तो आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, इसमें भी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर पाएंगे या फिर और ज्यादा बल लगेगा इसको त्याग करने में। तो इसमें नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन का दूरी कम था, तो नाभिक ही एक नाभिकीय बल लगा के उन सभी इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखता है अपने तरफ। तो अब ये इसको खींच के रखा हुआ होगा ज्यादा बल से, थोड़ा सा दूसरा पे आएंगे तो थोड़ा दूरी बढ़ा तो बल कम लग रहा होगा, तीसरा पे आएंगे तो और दूरी बढ़ा और बल कम लगेगा, चौथा में और दूरी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं नाभिक का बल अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होता जा रहा है। इसमें जो बल लगा रहा था, इसमें जो बल लगा रहा है, धीरे धीरे अब नाभिक के द्वारा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कमजोर हो जाएगा। यानी अब ये बल उतना सही से नहीं लगा पाएगा जितना कि पहले। तो इसका बल, नाभिकीय बल कमजोर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, नाभिकीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या बढ़ने से। त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ गया तो इसका बल कम लगेगा, और जब बल कम लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर पाएंगे या फिर समस्या होगा। आसानी से त्याग करेंगे। जब इसको खींचने वाला बल ही कमजोर पड़ रहा है तो ये तो आसानी से बाहर निकल जाएगा ना। इसमें भी खींचने वाला बल कमजोर पड़ रहा है तो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर देखिए थोड़ा बल सही से लग रहा होगा, फिर बल और कम पड़ा होगा, फिर और कम पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं ऊपर की ओर, जैसे जैसे ऊपर की ओर आ रहे हैं उस तरह से इसका और भी बल क्या होते जा रहा है, लगातार कमजोर होते जा रहा है। इसके द्वारा जो लगने वाला बल है वो लगातार कमजोर होते जा रहा है। तो इसलिए अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसके द्वारा जो भी बल लगेगा वो लगातार कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट वाला पे आते हैं। मिटिया लगता है। नेक्स्ट था हमारा धात्विक गुण हो गया। धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे जैसे आप अगर इस तरफ आए, नीचे की ओर आए, उसका धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे अगर नीचे आए तो इसका क्या बढ़ते जा रहा था, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिक द्वारा लगाया गया बल भी घट रहा था। अब बल कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग हो जाएगा ना। अब उसको पकड़ने वाला कमजोर पड़ रहा है तो आसानी से बाहर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने का क्षमता बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन धनात्मकता बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन धनात्मकता बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो धात्विक गुण पर भी प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक द्वारा
इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को बाहर से खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। फिर वही है, अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये नाभिक जो है, जो बल पहले लगा रहा था, अब दूरी बढ़ते जा रहा है, तो बल तो अब कम लगेगा, और ज्यादा दूरी बढ़ेगा और कम लगेगा, और ज्यादा दूरी बढ़ेगा और कम लगेगा। तो अब बल कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा अच्छा से, और कम होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होता चला जाएगा, लगातार कम होता चला जाएगा, क्योंकि बल पहले जैसा अब नहीं लग पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, घटता है, ये घट जाएगा, क्योंकि नाभिक से पकड़ जो है अब कमजोर हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा उतना ढंग से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पहले पता रहेगा, तब ना आप समझेंगे कि घटेगा कि बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, नाभिक द्वारा किसी कक्षा के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या बाहरी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नेक्स्ट है आयनन विभव। अब आयनन विभव पे डिस्कस करते हैं। आयनन विभव किसको कहते हैं, तो अपने आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, अपने आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में, अपने आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में लगने वाले ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो इसको अगर त्याग करने में, इसका आखिरी कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग करने में जो कुछ भी ऊर्जा लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। इसको त्याग करने में जो कुछ भी ऊर्जा लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। उस तरह से इसमें इसको त्याग करने में जो ऊर्जा लगेगा उसको आयनन विभव कहेंगे। तो किसमें अधिक ऊर्जा लगेगा, इस पहले वाले फिगर में या दूसरे वाले फिगर में या तीसरे में या चौथे में, तो इसमें ऊर्जा तो कम लगे, ज्यादा लगेगा, क्योंकि नाभिक के ज्यादा पास है तो ज्यादा बल से खींच रहा होगा ना, तो इसको त्याग करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बढ़ गया, अब दूरी बढ़ गया तो बड़ा आसानी से बाहर त्याग कर पाएगा, और यहाँ और दूरी बढ़ गया, यहाँ दुई सेल में था, यहाँ तीसरा सेल में है तो और आसानी से त्याग हो पाएगा, यहाँ चौथा सेल में है तो और ही आसानी से त्याग हो पाएगा। यानी कि ऊर्जा किस में अधिक लगेगा, इसमें त्याग करने में अधिक ताकत लगाना पड़ेगा कि इसमें बहुत ताकत लगाएगा तो इस नाभिक से पीछा छूटेगा उसका, इसमें थोड़ा भी ताकत लगाएगा तो छूट जाएगा, एरान को थोड़े सा ताकत लगाएगा तो छूट के बाहर निकल जाएगा। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो जो ताकत लगाना पड़ रहा है, जो ऊर्जा लगाना पड़ रहा है, वो ऊर्जा और कम लगाना पड़ रहा है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं ऊर्जा और कम लगाना पड़ रहा है। यानी आप समझें, आयनन विभव भी क्या घटता है। आयनन विभव उसी ऊर्जा को कहते हैं जो ऊर्जा लग रहा था अभी, तो ऊर्जा का मान और कम होते जा रहा है, लगाने वाला ऊर्जा का मान, तो इसका मान भी क्या होगा, घटता है। पूरा एक वर्ग का जो विशेषता होता है, इससे आपका कंप्लीट हो गया कि वर्गों की विशेषता क्या होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम एग्जाम्पल के लिए ये वाला वर्ग लिए हैं, ये सभी पर लागू होगा। किसी भी वर्ग में आप देखिएगा तो सेम चीज होगा, ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं। धात्विक गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता माने इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी क्या होगा, घटेगा, काहे कि नाभिक से दूरी तो बढ़ गया। आयनन विभव क्या होगा, ये भी घटेगा क्योंकि दूरी बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका वर्गों की विशेषता। थोड़ा सा आपको, अगर आप पहली बार पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। अगर आपको परमाणु त्रिज्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, आयनन विभव क्या है, अगर ये नहीं पता होगा तो और ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो परमाणु, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसको समझने के लिए कुछ टॉपिक है जिसको आपको कंप्लीट रखना होगा। और अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस वीडियो को, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, पूरा बात बेहतर से समझेंगे। ये वर्ग का विशेषता था। ठीक है, अब आवर्तों की विशेषताओं पर हम लोग गौर करते हैं। पॉइंट हमारा यही रहेगा, क्या, कक्षाओं की संख्या, परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव। बस अब गुण देखेंगे किसका, आवर्तों का गुण देखेंगे। ये वर्गों का विशेषता देख रहे थे, इसमें तो भाई ये सब घट रहा था, ये भी घट रहा था। अब क्या करना है, आवर्त का देखना है। यानी यहां पे हम लिख देते हैं, चलो पूरा ही मिटा के फिर से लिख देते हैं, आवर्तों का गुण। अब लिखना है आवर्तों
की विशेषताएं। आवर्तों की विशेषता, टॉपिक हमारा वही सब रहेगा। क्या था? पहला ले लेते हैं हम लोग कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या। दूसरा ले लेते हैं परमाणु त्रिज्या। तीसरा ले लेते हैं धात्विक गुण। चौथा इलेक्ट्रॉन बंधुता। और पांचवा आयनन विभव। यही पांचों टॉपिक से आप पूरा विशेषता चाहे वर्ग का हो या आवर्त का हो लिख सकते हैं। साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी इससे आप सोल्व कर सकते हैं अगर समझ से के एक बार पढ़ते हैं तो आवर्तों की विशेषताएं अभी बताएं। आवर्त कौन होता है? ये जो क्षैतिज कतारें हैं इसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ये सब आवर्त है। ये सब क्या है? आवर्त है। तो आवर्तों की विशेषताएं, किधर से किधर जा रहे हैं हम लोग? बायां, इधर बायां है, इधर बाएं से दाएं जाने पर। तो बाएं से दाएं जाने पर आवर्तों की विशेषताएं पर हम लोग गौर करेंगे कि क्या होगा बाएं से दाएं जाने पर। अब कहिएगा दाएं से बाएं वाला भी बताइए। तो बाएं से दाएं जाने पर जो होगा, दाएं से बाएं आने पर उसका जस्ट सब कुछ उल्टा होगा। अगर हम कहेंगे कि ये चीज इसमें बढ़ रहा है बाएं से दाएं जाने पर, तो समझिए दाएं से बाएं आने पर घटेगा वो चीज। तो एक चीज पढ़िए, दूसरा पहलू सेम उसका उल्टा हो जाएगा। तो कक्षाओं की संख्या, सबसे पहले कक्षाओं की संख्या पे गौर करते हैं। ये पहला आवर्त में हाइड्रोजन फिर हीलियम, दुइये गो तत्व है पहला आवर्त में, हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहला आवर्त का जरा कक्षा देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो इसका जब इस तरह से कक्षा बनाएंगे, आखिरी कक्षा में इसका तो परमाणु संख्या 1 है, तो एक ही सेल बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। हीलियम का अगर बनाइए तो उसका परमाणु संख्या 2 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसका भी बन गया सेल, यानी ये दोनों एक सेल में खुश हो गया। नेक्स्ट दूसरा पे आएंगे तो दूसरा तत्व में देखिए क्या क्या है। लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इतना तत्व है। तो इसके लिए बनाएंगे, अगर लिथियम के लिए बनाएंगे तो ये बना। लिथियम का परमाणु संख्या कितना? 3 होता है। तो पहला में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 सेल में ये इसका पूरा हुआ। बेरिलियम का 4 होता है, तो इसका पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और आगे बढ़िएगा तो दूसरा आवर्त में एक बोरॉन है, बोरॉन का 5 होता है, तो पहला में 2 जाएगा, दूसरा में कितना जाएगा? 3 जाएगा, 5 हो गया। कार्बन का 6 होता है, तो फिर पहला में कितना जाएगा? 2 जाएगा और दूसरा में 4 जाएगा, तो इसका भी 6 हो जाएगा। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? अगर पहला आवर्त में जितने भी तत्व हैं सब में कक्षाओं की संख्या कितना था? 1-1। दूसरा आवर्त में जितने भी तत्व हैं उस सभी में कक्षाओं की संख्या कितना था? 2-2। देखिए 2 ही कक्षा में संतुष्ट हो रहा है। तीसरा आवर्त में जितने भी तत्व हैं तो इन सभी में कक्षाओं की संख्या आप निकाल के खुद ही देखिएगा, 3-3 मिलेगा। चौथा आवर्त में जितना भी तत्व है उन सभी में कक्षाओं की संख्या कितना होगा? 4-4 होगा। पांचवा में निकालिएगा तो सभी में कक्षाओं की संख्या 5-5 होगा। छठा में निकालिएगा तो सभी में कक्षाओं की संख्या 6-6 होगा। यानी पहला में 1 कक्षा था, दूसरा में 2 कक्षा, तीसरा आवर्त में 3 कक्षा, जब चौथा आवर्त में आए तो 4 कक्षा, पांचवा में आए तो 5 कक्षा हो गया। सेलों की संख्या या कक्षाओं की संख्या जैसे जैसे नीचे इस तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि पहला आवर्त है तो पहला आवर्त के जितना तत्व है सब में तो 1 ही कक्षा है। दूसरा आवर्त में जितना तत्व है सभी में तो 2 ही कक्षा है। तीसरा आवर्त में जितना तत्व है सभी में 3 ही कक्षा है। तो कक्षाओं की संख्या तो बदल ही नहीं रहा है ना। अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, चौथा आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं इस तरह से, तो अगर इसमें 4 कक्षा सभी में मिलेगा। इसमें अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो इसमें सभी में 3 ही कक्षा मिलेगा। छठा आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो सभी में 6 ही कक्षा मिलेगा। कक्षाओं की संख्या पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यानी आवर्तों की विशेषता अगर बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। कक्षाओं की संख्या नहीं बदलती है,
यानी अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, यानी कक्षाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस आवर्त के सभी तत्वों में कक्षाओं की संख्या समान होगी। पहला में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा है परमाणु त्रिज्या। और अब परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं गए तो ये है बाएं, उधर है दाएं। अब बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं। इसमें इस तरह से एक सेल बनेगा। अब दो, यहाँ जैसे ही ये दूसरा आवर्त है तो ऐसे भी आपको इतना अनुभव हो गया होगा कि इसमें जितना तत्व है सब में कक्षाओं की संख्या कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो 2 सेल बनेगा। पहला सेल में कितना जाएगा, 2 तत्व जाएगा, काहे कि परमाणु संख्या लिथियम का 3 होता है। और दूसरा में कितना जाएगा, 1 जाएगा। फिर बेरिलियम का अगर बनेगा तो इसमें पहला, इसका परमाणु संख्या 4 है तो पहला में जाएगा 2 और दूसरा में जाएगा कितना, 2 ही जाएगा। फिर अगर यहाँ चौथा, यहाँ पे अगला तत्व मिल रहा है हमको बोरॉन, 5 है परमाणु संख्या, इसमें भी पहला में जाएगा 2 तो अगला में जाएगा कितना, 3 जाएगा। इस तरह से 3 जाएगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हम उधर की ओर बढ़ रहे हैं, कक्षाओं की संख्या तो नहीं बदल रही है। अभी लिखें कि कक्षाओं की संख्या परिवर्तित रहती है। अगर इसमें 2 कक्षा है तो सभी में इस वाले आवर्त में सभी तत्व में 2 ही कक्षा रहेगा। बदल रहा है अगर कुछ तो क्या बदल रहा है, 2 कक्षा इसमें भी, 2 कक्षा इसमें भी, 2 कक्षा इसमें भी, आगे इसमें जितना तत्व है सबका 2 ही कक्षा रहेगा। कुछ चेंज क्या होगा कि आखिरी कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 ही सेल है, इसमें भी 2 ही कक्षा है लेकिन आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 ही कक्षा है लेकिन आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 ही कक्षा है लेकिन आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगला बनाएंगे तो 2 ही कक्षा रहेगा, आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। हो क्या रहा है, कक्षाओं की संख्या उतना ही है लेकिन आखिरी कक्षा पे लोड तो बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ भी 2 ही कक्षा था, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 ही कक्षा था, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 ही कक्षा था लेकिन आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आखिरी कक्षा पे कहीं ना कहीं लोड बढ़ता जा रहा है। तो अब ये लोड बढ़ने के कारण फिर क्या होगा, ये नाभिक सोचेगा कि कहीं मेरा पकड़ छूट ना जाए। आखिरी कक्षा में ज्यादा लोड बढ़ेगा तो इस नाभिक का बल जो है सभी पर ध्यान देना पड़ेगा इसको ना, ये मुखिया है इस पूरा ग्रुप का। अभी सभी पे ध्यान देगा, बाहर वाला कि कोई भागे नहीं, तो अभी सब पर ध्यान देगा, सबको पकड़ के रखना चाहेगा। इसके लिए सोचेगा कि अब आखिरी कक्षा पर थोड़ा सा वजन ज्यादा हो रहा है इसलिए उसको थोड़ा पास ले आते हैं। आप इस तरह से अगर मान लेते हैं कि हाथ पे आप कुछ सामान लिए हुए हैं, इस तरह से आप खड़े हैं, अगर एक 2 kg का वस्तु दे दिया जाए तो आप ऐसे करके आराम से पकड़ेंगे। अगर 5 kg कर दिया जाए तो आपको भारी लगेगा, थोड़ा सा ऐसे करिएगा। 10 kg दे दिया तो ऐसे कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। अगर 20 kg दे दिया जाए तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लाके पकड़िएगा। मतलब जैसे जैसे आप पास लाएंगे आपको ताकत अधिक मिलेगा। सेम चीज नाभिक सोचता है कि लोड बढ़ रहा है तो क्यों ना उसको अपने पास ला के रखें कि बल उस पर ज्यादा लगा पाए। तो इसलिए क्या करता है कि कक्षाओं की संख्या तो 2 है लेकिन बढ़ रहा है उसका आखिरी कक्षा पे लोड, तो अब ये अपना आकार छोटा करने लगेगा। ये इस तरह से अपना आकार को और छोटा करने लगेगा कि ताकि उस पे लोड जो है कंट्रोल में रहे उसका। तो आकार छोटा करता जाएगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। परमाणु त्रिज्या घट जाती है। धात्विक गुण क्या होगा, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे किसी भी आवर्त में तो धात्विक गुण क्या होगा। परमाणु त्रिज्या अगर कम हो रहा है, परमाणु त्रिज्या घटता जा रहा है तो उसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक के तो और पास आ गए। अभी हम लिखें परमाणु त्रिज्या घटती है तो परमाणु त्रिज्या अगर घट रही है तो ये और पास आ गए। कौन पास आ गया, ये आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर और पास आ गया तब त्याग करने में तो ज्यादा दिक्कत होगा ना। जो दूर से आसानी से त्याग हो रहा था इलेक्ट्रॉन के पास आ गया है, त्रिज्या घटा लिया है नाभिक और नाभिक अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को और पास ले आया है। तो अब त्याग नहीं हो पाएगा बढ़िया से, इलेक्ट्रॉन जाने देगा नहीं, बल तो अच्छा से अब लगा रहा है। इस कारण से क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या घटता जाएगा तो नाभिक अपने पास ले आएगा इलेक्ट्रॉनों को, तो त्याग नहीं करने देगा। और त्याग जितना कम होगा समझिए धात्विक गुण उतना ही क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। क्योंकि त्याग ज्यादा करेगा, अभी बताए थे, तो वो अच्छा धातु होगा। तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं आते हैं तो उसका धात्विक गुण घट जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इस तरह से जब त्रिज्यीय छोटा कर रहा है, अपना आकार छोटा करते जा रहा है, जैसे जैसे उधर से इधर आ रहे हैं अपना आकार छोटा करते जा रहा है, त्रिज्या घटाते जा रहा है, तो इसका बल जो है और मजबूत रहेगा आखिरी वाला पे। यानी अगर कोई बगल में इलेक्ट्रॉन मिले तो उसको तुरंत खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगा। कब? अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब। नेक्स्ट है आयनन विभव। आयनन विभव किसको कहते हैं? आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में लगने वाले ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये त्याग करने में जितना ऊर्जा लगाएगा उससे इसको तो ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ गया है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या छोटा करता जा रहा है। ये और पास ले आएगा इसको तो और ज्यादा बल लगाएगा, और आगे जाइएगा तो और त्रिज्या घटा लेगा तो और ज्यादा बल लगाएगा, तब ना त्याग होगा। तो इसलिए आयनन विभव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा तो अब उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि नाभिक सबको पास बुला लिया है। तो जो ऊर्जा लगता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में, उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? आयनन विभव। तो आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 5 टॉपिक है जो आप कभी भी रट के याद तो नहीं कर सकते हैं। क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, आप याद भी कर लेंगे 10 दिन बाद भूल जाएंगे। तो ये सभी इन 5 टॉपिकों को, 5 टॉपिक कक्षाओं की संख्या से लेके यहाँ तक जो भी है आयनन ऊर्जा तक, इन सभी को 5 को अगर आप पीरियोडिक टेबल की मदद से समझते हैं और बढ़िया से समझते हैं, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब ये वर्गों की विशेषताएं थी उससे पहले जो बताए थे, अभी बताए जो आवर्तों की विशेषताएं हैं। और ये बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, आप कोई एक चीज समझिए, दूसरा चीज जस्ट उसका उल्टा होता है। अब वर्गों की विशेषताएं बताएं हम ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर पूछेगा तो उल्टा होगा। तो सब चीज अगर एक तरह से याद करते हैं तो दूसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब इसमें इन जो तत्व हैं, इन तत्वों को इस तरह से रखा गया है कि आप देखिए, आप कहीं से भी समझ सकते हैं। कोई पूछा कि बताओ इसका सोडियम अच्छा धातु है कि पोटेशियम अच्छा धातु है, तो कहिएगा आप कि अच्छा एक ही वर्ग में तो है दोनों। अब वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धात्विक गुण क्या होगा? अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है 2 सेल बनेगा, एक में रहेगा, सॉरी 3 सेल बनेगा। तीसरा आवर्त में ना है, तीसरा आवर्त के सभी तत्वों में 3 सेल बनेगा। शुरू में 2, फिर 8 जाएगा इस तरह से, और लास्ट वाला में 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा। इसमें 4 सेल बनेगा, इसमें भी शुरू में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी रहेगा 8 और चौथा में 1। दूरी किसका अधिक होगा? इसका अधिक होगा। अब ये अधिक दूरी पर है तो ई अच्छा से त्याग करेगा कि ई अच्छा से त्याग करेगा? इसको तो बल लगाना पड़ेगा ज्यादा त्याग करने में, क्योंकि नाभिक के पास है। इसको त्याग करने में कोई ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा? आसानी से त्याग करेगा। यानी अच्छा से त्याग करने वाला ही अच्छा धातु रहता है। तो पोटेशियम एक बेहतर धातु है, किससे? सोडियम से। इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल से कोई भी टॉपिक इस तरह से धात्विक गुण के बारे में, कक्षाओं की संख्या के बारे में पूछे, या आपसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पूछ लिया, या मान लेते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में, बड़ा आसानी से आप सोच के बता सकते हैं। तो इसको बढ़िया से आपको समझना है, बेहतर तरीका से समझना है। ये जो तत्व हैं इसको याद करने के लिए भी इस तरह से कुछ ट्रिक होते हैं। जैसे इसमें यहाँ देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से है। तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक होते हैं। जैसे ये वाला है, तो इस सभी रो में जितने भी तत्व हैं इसको आप एक ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इन सभी तत्वों को आपको याद करवा देंगे। लेकिन फिलहाल इसके वर्गों की विशेषताएं और आवर्तों की विशेषताएं आप बढ़िया से इसको देखें और समझें। नहीं समझ में आता तो दोबारा से वीडियो को देखें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।